अगर आप कंटिन्यूसली बैठ के जॉब कर रहे हैं तो 20 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान कर रहा है। 20 सिगरेट पी लिया आपने, चाहे आप उतना नुकसान स्मोकर है। भी नहीं है। हाँ, वर्ल्ड ओवर ही आदमियों का जो एवरेज स्पर्म काउंट है वो बहुत सालों में काफी नीचे आ गया, 50% रह गया है। व्हाट अबाउट अदर बेसिक थिंग्स लाइफस्टाइल के बारे में जो हम लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टाइट क्लोथ्स। हाँ हमारे यहाँ पे धोती पहनी जाती थी, बहुत बड़ा रोल था धोती का, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा ठंडा था, उसको हवा लगती थी। लॉजिक था। हाँ ठीक है ना, क्योंकि 2 डिग्री टेम्परेचर है। अब जीन्स पहनते हैं, हाँ जीन्स पहनते हैं और अंडरवियर एक पहनते हैं टाइट सा। ठीक है, जो वी शेप्ड अंडरवियर्स हैं वो तो बहुत ही तंग करते हैं, क्योंकि वो टाइट हो जाते हैं कई बार, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ट्रेंड में ज्यादा वही दिखाते हैं उसको, पॉपुलर वही कर रहे हैं। एग्जैक्टली, टेम्परेचर बढ़ जाता है उनका। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पर्म्स डैमेज हो जाएंगे, टेस्टिस डैमेज हो जाएगी। एक चीज और है, जब जीन्स पहनते हैं, मोटा कपड़ा है बहुत ज्यादा, उसमें बड़ी दिक्कत है। फिर कंटिन्यूस सिटिंग जॉब है। इफ यू सिट फॉर 8 आवर्स इट इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 20 सिगरेट्स अ डे। 8 घंटे अगर आप कंटिन्यूसली बैठ के जॉब कर रहे हैं तो 20 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान कर रहा है। 20 सिगरेट पी लिया आपने, चाहे आप उतना नुकसान स्मोकर है। भी नहीं है। हाँ, अरे तो दे से कि एवरी 40 मिनट्स गेट अप, हैव अ राउंड। और लाइफस्टाइल में हम क्या देख सकते हैं, लाइक यूजिंग टाइम से सोएं, स्लीपिंग ऑन टाइम, मोटापा अवॉइड करें, जितना भी मैदा, जंक फूड, स्वीट, शुगर्स, एक्सट्रीम सॉल्ट्स बहुत वो अवॉइड करें। क्योंकि चीजें बोलने में इतनी आसान है, लेकिन लाइफस्टाइल में देखिए सिंपल सी बात है, हम सबको ना ये समझना चाहिए, बच्चों को खासकर, कि जान है तो जहान है। कहीं ना कहीं इस सारे सीन में पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, बहुत कुछ सीखा जाता था। अब तो पहले बच्चे कम हैं, इंडिविजुअल फैमिलीज हैं और एक एक बच्चा है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी एजुकेट होना, सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को अपने साथ दोस्त बना के रखना पड़ता है। अगर हम बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उनको डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, तो हमारी बात नहीं सुनेंगे। डाइट पे मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं। वो जो 4 पॉइजन्स हैं हमारी, मैदा, नमक, चीनी और दूध, 3 चीज़ें तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है। अगर आप मोटे हैं तो दूध आप नहीं ले सकते, क्योंकि दूध एज अ होल इज नॉट बैड, लेकिन जितना दूध आजकल असली आए तब तो ठीक है, नकली का आप कैसे करोगे। और अगर आप मोटे हो तो दूध की जगह पे आपको प्रोटीन चाहिए, तो उससे तो आप फिर दूध से जो छेना निकलता है, चीज़, पनीर, वो ले लीजिए, दही ले लीजिए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड लीजिए, बिकॉज जो दूध है उसमें चीनी ज़्यादा है, प्रोटीन कम है। 1 गिलास दूध में काफ़ी ज़्यादा शुगर है एज कम्पेयर टू मेल हेल्थ पे डायरेक्ट क्या इफेक्ट करता है, क्या चीज़ है जो बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है भाई, ये तो मोटापा इन एनी फॉर्म, एडिक्शंस, स्मोकिंग, अल्कोहल विल अफेक्ट यू। आप किसी गर्म जगह पे बहुत काम कर रहे हैं, जैसे ड्राइविंग या कंटिन्यूस ड्राइविंग कर रहे हैं, एयर कंडीशन में नहीं है, या कंटिन्यूस सिटिंग जॉब कर रहे हैं। दूसरा, आप अपने पैरों पे लैपटॉप रख के, टांगों पे लैपटॉप रख के बैठे हुए हैं, तो जितना भी वो लैपटॉप का टेम्परेचर है वो टेस्टिस को अफेक्ट करता है। मोबाइल इनटू द पॉकेट, इट अफेक्ट्स रियली। अभी तो 5G और भी 5G तो पता नहीं अभी क्या क्या करेगा, तो देखेंगे अभी तो। अच्छा, बिकॉज एवरी एनर्जी हैज पावर, कुछ आज दिख रही है, कुछ नहीं दिख रही। मतलब ये हमारी जनरेशन को खत्म कर सकता है। देखो, आज से कितने साल पहले आई हैड गॉन टू सिंगापुर फॉर माय ट्रेनिंग, बिकॉज आई एम अ ट्रेन्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट फ्रॉम सिंगापुर। तो वहाँ पे जब मैंने ट्रेनिंग करी, तो वहाँ पे सिंगापुर मेल्स हैव मोर ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। सिंगापुर में वर्ल्ड ओवर ही स्पर्म काउंट नीचे जा रहा है। वर्ल्ड ओवर ही आदमियों का जो एवरेज स्पर्म काउंट है वो बहुत सालों में काफी नीचे आ गया, 50% रह गया है। इतना एक आज से 100 साल पहले किसी आदमी के अंदर हुआ करता था। नॉन वेजिटेरियन फूड आपका स्पर्म की क्वालिटी को बहुत अफेक्ट करता है। अच्छा, इट ब्रिंग्स डाउन द नॉन क्वालिटी ऑफ द स्पर्म्स। नॉन वेज अच्छा नहीं है। नॉन वेज अगर आप लेंगे तो नॉन वेज, हम इंडिया में तो फिर बटर चिकन खाते हैं ना, हम कौन सा रोस्टेड नॉन वेज खाते हैं। रेड मीट तो डेफिनेटली अफेक्ट करता है। अगर हम सपोज ये चिकन की और इसकी बात करें, फिश की, अगर हम उनको तल के खाएंगे तो फिर तो अफेक्टेड है ही। तो मेल्स की जितनी भी हॉबीज होती हैं वो सब आप बंद कर रहे हो, आप सभी कह रहे हो सभी छोड़ दो भाई। मैं ये नहीं कह रही कि सभी छोड़ दो मैं ये कह रही हूँ कि हर चीज हिसाब से कर लो, बैलेंस आउट तो करो ना। आप एक सिंपल सी बात बताइए, मेल्स हैव द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द कार्स, एक्सपेंसिव ऑफ द बाइक्स, उसके अंदर तो बड़ा चुन चुन के हाईली प्यूरिफाइड पेट्रोल डालेंगे, ये वाला डीजल डालते हैं, सुपर डीजल और ये सब डालेंगे। ये जो बॉडी है जो करोड़ों की है, उसमें कुछ भी डालोगे, किसी ने आपको ये बताया नहीं कि ये जहर है आपके लिए। अल्कोहल है और स्मोकिंग है, दे डैमेज द स्पर्म्स लाइक एनीथिंग। लोग मसल बिल्डिंग करते हैं, उसके लिए प्रोटीन्स लेंगे, इंजेक्शंस लेंगे, हार्मोन्स लेंगे, उनसे स्पर्म्स डैमेज हो जाते हैं। तो जिम
का नेगेटिव इफेक्ट है जिम के तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। मेल हेल्थ पर? फिर आगे चल के बच्चा होने में दिक्कत होती है। बहुत सी चीज़ें जो लाइफस्टाइल का है या हाइजीन का है, जो एक बच्चों का एजुकेशन नहीं ही नहीं होती, कोई एजुकेट करता नहीं है हाइजीन उस टाइम। बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मुस्लिम्स में तो वो जो फोरस्किन है वो रिमूव कर दी जाती है, लेकिन नॉट इन दी अदर रिलीजन्स। तो आदमियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्किन को पीछे करके अपना वो जो ग्लैंड्स के और स्किन के बीच में फोरस्किन को रिट्रैक्ट करके वहाँ सफाई करें, बिकॉज वहाँ पे एक वाइट सा डिस्चार्ज जमा हो जाता है जिसको स्मैग्मा बोलते हैं, और अगर वो जमा होता है तो आगे चल के कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, क्लीनिनेस हाइजीन इतनी ज़रूरी है। कोई नहीं सिखाता ये कोई नहीं बताता ये तो मैं बता रही हूँ, Really, मतलब इतना डिटेल में कोई नहीं बताता दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस नीड्स टू बी डन। और कोई भी इन्फेक्शन किसी भी प्रकार की है, या आपकी स्किन पीछे नहीं जा रही, या आपको कोई भी इशू है यूरिन में, तो डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करिए। डरिए नहीं। सबसे बड़ी बात है, लोग शर्माते हैं। एक नॉर्मल डॉक्टर, एक नॉर्मल सर्जन के पास जाइए। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। एक आजकल ये भी है कि हर चीज के लिए सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो बेसिक एक डॉक्टर के पास जाके अगर उसको लगेगा कि आपको सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत है तो आप उनके पास जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे वो एडोलेसेंट एज में आते हैं और सेक्सुअली अगर वो एक्टिव होते हैं, दे लैंड अप इन मेनी प्रॉब्लम्स, और कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है। आज का जो यूथ है ज़्यादातर वो बॉडी बिल्डिंग, हेल्थ, जिम कितना इफेक्ट बहुत करती ही है इन मेरे दिल चीज़ों? के पास ये टॉपिक है। ये क्या हो रहा है? अच्छा। आप एक बात बताइए, ह्यूमन बॉडी जिम बिल्डिंग के लिए थी ही नहीं। हम जैसे ह्यूमंस बने हैं, हाँ, हम लोग चलने वाले जानवर थे। कोई पुराने जमाने में जिम्स कहाँ थी? नहीं थी। ठीक है ना? हाँ, लेकिन उस टाइम ये था कि एक्सरसाइज लोगों का मूवमेंट ज़्यादा होता था तो लोग मूवमेंट आज भी कर लो ना। तो जिम का नेगेटिव इफेक्ट है जिम के तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। मेल हेल्थ पर? हम्म। फॉर एग्जांपल? आप बहुत ज्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपकी टेस्टिस होती है वो शरीर से 2 डिग्री बाहर होती है, बाहर लटक रही होती है टेस्टिस आदमी की, क्योंकि उसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता है। जब इतनी हीट जनरेट करेंगे बॉडी में तो टेस्टिस को अफेक्ट करती है, तो हम स्टैमिक जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने में। और जैसे जैसे आप जितना खड़ा रहेंगे, नीचे जोर लगाएंगे, तो जो आपकी वेरिकोसील्स हैं, नीचे वेसल्स हैं, उसका रिस्क बढ़ जाएगा। आपको हर्निया का रिस्क बढ़ जाता है। लोग तो एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि उनका मेल हेल्थ देखो, हर चीज हिसाब से बने। करो। लोग मसल बिल्डिंग करते हैं, उसके लिए प्रोटीन्स लेंगे, इंजेक्शंस लेंगे, हॉर्मोन्स लेंगे, उनसे स्पर्म्स डैमेज हो जाते हैं, टेस्टिस खत्म हो जाती है, मसल जरूर बन जाएगा। अच्छा, हाँ, मैंने देखे हैं पेशेंट्स एजुस्पर्मिया में जाते हुए, क्योंकि जो जिम में इंजेक्शंस देने वाले हैं वो ट्रेन डॉक्टर थोड़ी ना। लोगों को लगता है कि बहुत बढ़िया बॉडी है तो उसका तो बहुत अच्छा मेल हेल्थ तो बहुत अच्छी होगी, इसकी नहीं तो नहीं, ब्लाइंडली इसको मस्कुलर हेल्थ एंड स्पर्म हेल्थ 2 अलग अलग चीजें हैं। देखने वाला है कमजोर सा आदमी अच्छी he can हेल्थ हो perform सकती better, है, yes. अच्छी हेल्थ हो सकती है उसकी। आपको रेगुलर 6 पैक, वॉकिंग, 8 पैक, 4 पैक, देखो अगर आपका 2 पैक। प्रोफेशन है हाँ, पैक्स बनाने का, ठीक है, तो आप यू आर डन, यू आर अलाउड फॉर दैट, ओके। ठीक है ना। बट देन ऑल्सो आपको अपने हॉर्मोन्स नहीं लेने चाहिए। हॉर्मोन्स के इंजेक्शन हो गए या फिर स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन हो गए, ये बॉडी को अफेक्ट करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जिनको हम बोलते हैं, कई बार जब प्लेयर्स लेते हैं, लेकिन फिर इनके स्पर्म्स अफेक्टेड है, फिर आगे चल के बच्चा होने में दिक्कत होती है। और दूसरी बात है, हम रूटीन हेल्थ का चेकअप करते कब हैं? लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हमें सिम्टम आ जाता है। हमें डॉक्टर के पास साल में एक बार वैसे चले जाना चाहिए हलो करने के लिए। डरते हैं पैसे मांगेगा, फीस लेगा बड़ी मोटी मोटी। पैसे हम कहाँ नहीं खर्च कर रहे हैं बताओ। अगर आप अपना बीपी रेगुलर चेकअप करा रहे हैं और बीपी जैसे ही बढ़ा आपने उसको मेंटेन किया, तो आगे चल के आपका स्ट्रोक से बच जाते हो, पैरालिसिस से बच जाते हो, किडनी फेलियर से बच जाते हो, हार्ट अटैक से बच जाते हो, और क्या चाहिए बताओ। जो अब यंगर जनरेशन आ रही है उसमें तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बहुत बड़े तरीके से इंडिया में आ रही है, क्योंकि हम जितना जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हम अपने डाइट को बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रहे। हम इंडोर रहते हैं, विटामिन डी नहीं लेते, विटामिन B12 नहीं लेते। मुझे आज भी याद है, मैं एक दिन सैर कर रही थी तो छोटा सा बच्चा यहाँ पे जा रहा था, वो थोड़ा चलता था फिर रुक जाता था, थोड़ा चलता था फिर रुक जाता था। उसकी मदर थी साथ में और सिस्टर भी थी, तो मुझे लगा वो नॉर्मल नहीं है। तो मैं उसकी मदर को बोला कि आप ना अपने बच्चे को दिखाइए। बच्चा ये कोई 8-9 साल का लड़का होगा, थोड़ा सा हैवी बिल्ड था, एंड दे गॉट, उसको डॉक्टर को दिखाने गए, वो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकला, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ निकला, 9 साल के बच्चे 9 साल के बच्चे का, और चेस्ट में उसके प्रॉब्लम निकली। वो मुझे मिली 3-4 महीने बाद, दोबारा वो सैर करा रही थी उस बच्चे को। तो मैंने कहा, बच्चा ठीक है आपका, कोई प्रॉब्लम निकली क्या? कहती हाँ जी, आई एम थैंकफुल टू यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे बता दिया। सरप्राइज। मुझे लगता है 14 to 18 या 19 जो 20 इयर्स का जो एज 19, पीरियड, 14 till they get married, क्योंकि वो इंस्पायर जल्दी होते हैं, सोशल मीडिया से इंस्पायर होते हैं, राइट। जिम देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, मतलब ये वाला जो ये जो टाइमिंग है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, क्योंकि देखिए अगर वो एक जिम को देख बॉडी बिल्डर को देखेंगे तो वैसा बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिनको हम हीरो मानते हैं वो तो विमल जैसे, रजनीगंधा जैसे सामान की ऐड देते हैं। हाँ मतलब वो बॉडी या ये सब को तो बाहर से तो दे कैन प्रमोट, और वो सर्च करते हैं इंटरनेट पर, इधर उधर ढूंढते हैं। देखो They स्कूल can't get लेवल the पे right ना thing. गवर्नमेंट ने हर चीज का अरेंजमेंट किया हुआ है। इट इज दैट सेट कहीं ना कहीं फैमिली में से आना चाहिए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी हमें एजुकेट करना पड़ेगा। हाँ वो ताकि इन वो बच्चों के दिलों अवेयरनेस, को ओपन करें। हाँ और ये देखो जो एडिक्शंस हैं, हम्म, अल्कोहल है और स्मोकिंग है, दे डैमेज दी स्पर्म्स लाइक एनीथिंग। स्मोकिंग तो आप ये समझो कि खुद को तो कैंसर करेगा ही करेगा, आपकी फैमिली को भी, आपके बच्चों को भी। जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में 2 घंटे बाद भी कोई आता है तो वहां पे भी यू आर प्रोन टू कैंसर। और वैसे इतनी पॉल्यूशन है। अगर आप स्टिमुलेटरी वीडियोस देखते हैं और मैस्टरबेट नहीं कर रहे हैं फिर आपको नाइट फॉल होगा। अगर आपकी टेस्टिस में स्पर्म बन ही नहीं रहा, जड़ी बूटी क्या ही कर लेगी। अगर आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ गए, आपका डोपामीन कम है, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, या कोई आपकी कोई लंबी मेडिसिन चली है, एंटी एपिलेप्टिक चल रहा है या एंटी साइकोटिक ड्रग्स चल रहे हैं, तो आपका सेक्स करने का मन नहीं करेगा। या एडिक्शन है, आपको अफीम की एडिक्शन है, या फिर आप इन चीज़ों में फिर सेक्स करने का मन नहीं करता, जो दिमाग को सुला देते हैं। क्योंकि 2 मिनट से पहले ही इजैकुलेशन हो जाए तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। लिक्विफेक्शन का अपना रोल है कि जो स्पर्म का पानी बनता है। जब आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे। नाइट फॉल, या जो बच्चे जब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, बड़े होते हैं, देखते हैं, तो नाइट फॉल क्या? नाइटफॉल इज क्वाइट कॉमन दीज डेज बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेटरी वीडियोस की वजह से है। तो कहीं ना कहीं आपको वो कंट्रोल करना है। अगर आप बहुत स्टिमुलेटरी वीडियोस देखेंगे तो आपको नाइटफॉल होगा, और अगर आप स्टिमुलेटरी वीडियोस देखते हैं और मास्टरबेट नहीं कर रहे हैं फिर आपको नाइटफॉल होगा। डाइट से कुछ हम रिकवरी कर सकते हैं, या हम लोग बात करें हर्ब्स के थ्रू, या कोई देखो जड़ी एक्सरसाइजेस बूटियों हैं, से, या हाउ कैन, एक्सरसाइजेस हैं, कितना रोल प्ले करते हैं ये सब? डेफिनेटली स्टिमुलेटरी फूड्स कुछ गिनते हैं, जिनको हम प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये स्टिमुलेटरी फूड्स हैं। अलसी के बीज हैं जिनसे लेवल्स बढ़ते हैं। हाई प्रोटीन डाइट्स हैं, तो इनसे स्टिमुलेटरी डाइट्स हैं ये थोड़ी सी, और इनको अगर हम अवॉइड करते हैं तो फिर नाइटफॉल का इंसिडेंस कम है। पर मेजॉरिटी जो नाइटफॉल का कारण वो है स्टिमुलेटरी वीडियोस हैं, कि आप जब सेक्स के बारे में सोचेंगे तो बॉडी रिएक्ट करेगी करेगी। कोई ऐसा स्टोरी जो परेशान हो कई टाइम से और डाइट से उसका रिकवरी आया हो, ऐसा प्रॉब्लम जिसको लग रहा हो कि मैं तो बस कुछ नहीं हो सकता मेरा, और कहीं ऐसा लगा कि भाई ये डाइट में ये चेंज करने से डेफिनेटली वेट लॉस करने से पेशेंट्स की रिपोर्ट्स ठीक हो गई। अच्छा। वेट लॉस करने से बहुत फर्क पड़ता है और पड़ भी है। और सबसे बड़ी बात है, केला है, खजूर है, दूध है, इनसे स्पर्म्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है। वॉलनट्स हैं, अलसी के बीज हैं, काले माँ होते हैं, इनकी दाल, ये हेल्प करते हैं। और अल्टीमेटली तो हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है किस पेशेंट को। पर देखो एक मोटी मोटी सी बातें हैं, जंक फूड हमें पता है वो हमें जंक बनाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। अब लोग धड़ाधड़ सोया चाप खाए जा रहे हैं। अच्छा। सोया का इतना खाते हैं। हाँ। अब सोया में फाइटोइस्ट्रोजन होते हैं, वो फाइटोइस्ट्रोजन अपने आप में सोयाबीन में इतने सारे नहीं है, लेकिन जब उसकी डिश बना के हम खाते हैं उसमें इतना फैट, ऑयल, मोटापा नुकसान ज्यादा कर रहा है एज कम्पेयर टू कि अकेली सोयाबीन। सोयाबीन का नुकसान नहीं है, सोया चाप मॉडरेशन में देखिए, मॉडरेशन में आप रोज ही सोया चाप खा रहे हैं फिर तो फर्क पड़ेगा, ईस्ट्रोजन का लेवल आपका बढ़ेगा, उसमें फाइटोइस्ट्रोजन होते हैं। लोग नॉन वेज का सब्स्टिट्यूट समझ के ड्रिंक के साथ लेना पसंद करते हैं यूजुअली में। जितना मसालेदार खाना है अगर आप उसे अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। तो डायरेक्टली उनकी मेन हेल्थ उनकी खराब हो रही है अगर ये चीज़ें। देखो डाइट आपके एक्सेस सॉल्ट, ऑयल, देन फैट, नॉन वेज में जो इतना पेस्टिसाइड्स, ये सब आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे करेंगे। तो इनको चेंज करने से भी हम रिकवरी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं बहुत सी रिपोर्ट लेकर के आए कि पुअर स्पर्म मोर्टेलिटी है या लो स्पर्म है। सर मेडिसिन की हेल्प तो लेनी पड़ती है। जड़ी बूटियाँ कितना रोल प्ले करती हैं इनके लिए? कुछ लोग हैं कि नहीं सिर्फ आयुर्वेद के थ्रू हम लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वो है। देखो जड़ी बूटियाँ काम करेंगी अगर आपके इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हैं तो। अगर आपकी टेस्टिस में स्पर्म बन ही नहीं रहा, जड़ी बूटी क्या ही कर लेगी। कुछ लोग कई मिथ्स पाल लेते हैं दिमाग में, आपने अपने एक्सपीरियंस में सुने हो कुछ, इंटरनेट पे देख लिया, फिर क्रॉस चेक करते हैं, मैम ये ऐसे, क्या ये राइट है, ये रॉन्ग है। मेल्स बहुत कम सवाल पूछते हैं। वो इंटरनेट पे ढूंढते हैं, हाँ। वो डायरेक्टली सामने नहीं पूछ पाते, और आपसे तो वैसे नहीं पूछ पाएंगे, यू आर ए फीमेल। नहीं मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, बट डेफिनेटली आफ्टर माय वीडियोस बहुत मेल्स इस चीज़ में समझ आती है कि उनको कंसल्ट करना चाहिए। अवेयरनेस से फ़र्क पड़ा है, बिकॉज मेरे पास बहुत मेल्स के फ़ोन आते हैं इस चीज़ के लिए कि उनको अल्सर्स हैं, या फिर उनको कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर उनके स्पर्म काउंट्स नॉर्मल नहीं हैं,
उनको कोई रास्ता नहीं दे रहा था, उनको कोई समझा नहीं रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए इट हेल्प्स। जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनको ये लगता है कि हम परफॉर्म नहीं ढंग से कर पा रहे हैं। जो कहते हैं कि इजैकुलेशन जो है उनकी बहुत जल्दी हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसकी हम बात बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। फिर मैं उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ डू यू डिफाइन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर 2 मिनट से पहले ही इजैकुलेशन हो जाए तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। अगर 2 मिनट निकल गए फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन 1 मिनट एग्जैक्टली जो डेफिनेशन है सीवियर ईडी की, वो लेस देन 1 मिनट के अंदर अगर इजैकुलेशन हो जाए तो। मैं ईडी पे बात करता हूँ। ईडी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसमें मेंटल फोकस या मेंटल सस्टेन करना कितना इंपॉर्टेंट है, रादर योर फिजिकल एंड ऑल। अपने आप को फिजिकली मेंटेन करना इज अ वन पार्ट, देखो बट मेंटली हाउ कैन यू कंट्रोल द थिंग्स, और कैसे रहता है इसको? देखिए, हर चीज़ ना हार्मोन से रिलेटेड है। हार्मोन्स का बहुत फाइन बैलेंस है बॉडी के अंदर। टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल होना या हाई थोड़ा सा, जैसे अगर हम रेंज मान के चलते हैं कि 200 से 800 तक है या 400 से 1200 तक है, तो आपका लेवल अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलिए 700, 750, 800 तक होना चाहिए फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। और अगर आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है और फिर भी आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो देन वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। अगर हाँ टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है, आपका मन नहीं करता, बट देर आर सर्टेन हार्मोन्स लाइक प्रोलैक्टिन, उनका लेवल हाई हो जाता है। आजकल बहुत ट्रेंड है ये डीएसआर, डोमपेरिडोन की गोलियां खाने का। लोगों को एसिडिटी है, लोग एक पेंटॉप डीएसआर टाइप ऐसी दवाइयां खाते हैं कि एसिडिटी है, ये कैप्सूल पॉप इन कर लिया। इन सब से या फिर इन दवाइयों से प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है। प्रोलैक्टिन का लेवल जब भी बढ़ेगा, सेक्स करने का मन नहीं करेगा। तो मन और पावर एंड फर्टिलिटी, ये तीनों अलग अलग चीजें हो गई। मन तो आपका, अगर आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ गए, आपका डोपामीन कम है, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, या कोई आपकी कोई लंबी मेडिसिन चली है, एंटी एपिलेप्टिक चल रहा है या एंटी साइकोटिक ड्रग्स चल रहे हैं, तो आपका सेक्स करने का मन नहीं करेगा। या एडिक्शन है, आपको अफीम की एडिक्शन है, या फिर आप इन चीज़ों में फिर सेक्स करने का मन नहीं करता, जो दिमाग को सुला देते हैं। और फिर अगर आपका मन है और फिर भी आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल अफेक्टेड है। तो यू नीड टू गेट दैट चेकड अप। और फिर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना कैसे है, ये भी 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। या तो आप टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बच्चा चाहिए और आपने टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लिया, तो आपका लेवल 0 हो जाएगा स्पर्म्स का। तो आपको वो हार्मोन्स लेने हैं जो इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाते हैं। वो कुछ टैबलेट्स हैं और कुछ हार्मोन के इंजेक्शंस हैं। डाइट भी है? डाइट तो है ही। मेल जब अपने रिपोर्ट्स, क्योंकि उसका सिंपल सा रिपोर्ट होता है, क्या क्या उसमें पैरामीटर्स होते हैं, और वो खुद भी उसको जानना चाहता है, कलर, ये तो वो पैरामीटर्स को देख के वो ज़्यादा क्रॉस चेक नहीं करता कि इसकी डिटेल में जाए। ज़्यादा वो कहीं जड़ी बूटियाँ ले लेगा, और जहाँ से वो लेगा तो उसके बाद में नहीं, उसका कंप्लेंट नहीं ज़्यादातर करेगा। पॉपुलेशन तो सिर्फ काउंट और मोटिलिटी पे ध्यान देती है, क्योंकि पीएच का अपना रोल है, लिक्विफेक्शन का अपना रोल है, जो स्पर्म का पानी बनता है, और कलर, कंसिस्टेंसी, वॉल्यूम, इन सब के रोल हैं। जब आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे। और कई बार अगर आपको लगता है कि आपका डॉक्टर नहीं बता रहा, तो आप अपफ्रंट पूछ सकते हैं। कई बार लोग सिर्फ काउंट और मोटिलिटी ही हाँ, वही देख के देखते हैं, और ये कम है, नॉर्मल ये है। ज़्यादा मैंने भी बेस्ट तो बताया आपको, पेशेंट्स के आईवीएफ फेल हो जाता है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, उनको पता ही नहीं चलता। मतलब वो ठीक है, बाकी प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आईवीएफ तक भैया फेल हो रहे। नहीं नहीं, उनको बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है ना, चलो जी आईवीएफ करवा लो, ठीक है ना। पहले ये तो देखो कारण क्या है आईवीएफ कराने से पहले। अब जिसके फिमोसिस था आदमी को, शादी टूट गई, ठीक है ना, इस छोटी सी सर्जरी होनी थी, हो जानी चाहिए थी।